अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम अपने बॉटनी का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बॉटनी का चैप्टर नंबर 22, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। इस चैप्टर में से डिफरेंट सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। इस चैप्टर का जो एविडेंस है और स्टेटमेंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब वो स्टेटमेंट और एविडेंस किस चीज़ के ऊपर दिया गया है, आज के इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। सही, तो सबसे पहले अगर हम बात करें अपने चैप्टर के नाम की, दैट इज क्रोमोसोम्स एंड डीएनए, तो क्रोमोसोम्स और डीएनए के बारे में बेसिक चीजें आपको पता है, आप क्लास 9 और 10 में पढ़कर आए। सही, थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं। अगर हम बात करें क्रोमोसोम्स की, तो आपको पता है स्टूडेंट, क्रोमोसोम एक सेल ऑर्गेनल है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे क्लोरोप्लास्ट है, जैसे राइबोसोम्स है, बिल्कुल इसी तरह क्रोमोसोम्स क्या है, हमारे पास एक सेल ऑर्गेनल है जो कि सेल डिवीजन के दौरान सही से अपेयर होता है। सही, यानी कि ये हमारे सेल के अंदर ही होता है, डिफरेंट तरीके से अपना फंक्शन, अपना रोल प्ले कर रहा होता है। और जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन में जो मेजर रोल होता है वो क्रोमोसोम्स का होता है। नाउ अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए एक पूरा स्ट्रक्चर है। डीएनए और प्रोटीन से मिलकर ही क्रोमोसोम्स बना होता है। ठीक है, तो डीएनए एज अ कंपोजिशन में भी आ जाता है क्रोमोसोम्स की, और डीएनए का यहाँ पर अपना एक किरदार है जो कि सेल डिवीजन में हो रहा होता है, यानी हेरिडिटी का ट्रांसफर होना। सही, एक सेल से दूसरे सेल में, पेरेंट सेल से डॉटर सेल में हेरिडिटी इंफॉर्मेशन का जो ट्रांसफर है, जो जीन्स का ट्रांसफर है, वो डीएनए के जरिए, यानी जीन्स के इनहेरिटेंस के जरिए ही तो हमें सारा डेटा मिलता है। ठीक है, नाउ अगर हम देखें स्टूडेंट क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर और कंपोजिशन को, तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो होता है उसमें डिफरेंट प्रोटीन, डिफरेंट नाइट्रोजन बेस आपको देखने को मिलेंगे। सही है, डीएनए में डीएनए और प्रोटीन से मिलकर ही क्रोमोसोम्स बनेगा। सही, यहाँ पर हम बात करेंगे मेजर डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम्स की, कि क्रोमोसोम्स को कब डिस्कवर किया गया, क्रोमोसोम्स को किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, किस तरीके से डिस्कवर किया, क्या प्रोसीजर था और क्या स्टेटमेंट और कौन से लॉ उन्होंने हमें पेश किए। सही, अगर हम बात करें हिस्ट्री ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी की, यानी क्रोमोसोम्स की हिस्ट्री की बात करें स्टूडेंट, सो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिंजर मेंडल, मेंडल ने 1866 में, यानी 90s से भी पहले, मेंडल्स ने 1860 में, 1866 में हमें प्रपोज किया था लॉ को, यानी हमें हमारे पास पेश किया गया था लॉ जो कि मेंडल्स ने दिया था 90s से भी पहले। सबसे पहला जो लॉ दिया गया था क्रोमोसोम्स के बारे में वो मेंडल का लॉ था। सही ना, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जिसे कहा जाता है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बेस करता है फैक्टर्स के ऊपर। अब ये फैक्टर क्या है, बेसिकली जब साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे, तहकीक कर रहे थे, और जब उन्होंने अपना लॉ पेश किया था क्रोमोसोम्स के ऊपर, तो उन्हें क्रोमोसोम्स के बारे में खुद भी नहीं पता था। यानी जो चीज वो डिस्कवर कर रहे हैं वो एक क्रोमोसोम से एक हेरिडिटी मटेरियल है, ये बात उन्हें मेंडल्स को खुद भी नहीं पता थी। इसीलिए डिस्कवरी के दौरान उन्होंने इसका नाम रखा फैक्टर। ठीक है ना, फैक्टर क्या था, बेसिकली क्रोमोसोम्स ही था, जबकि उन्हें इस चीज का इल्म नहीं था। वी आर नॉट नोन देन, उनको इस चीज के बारे में नहीं पता था कि जिस चीज की वो डिस्कवरी कर रहे हैं वो क्रोमोसोम्स ही है। वो नाम बाद में रखा गया था, पहले उन्होंने उसका नाम रखा फैक्टर, यानी फैक्टर के नाम से उन्होंने मुतारिफ करवाया कि उन्हें सेल डिवीजन के दौरान जो है वो एक फैक्टर नजर आया है, एक चीज नजर आई है। सही, उसके ऊपर उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी। अच्छा, मेंडल्स ने जब ये काम किया, यानी डिस्कवरी की क्रोमोसोम्स की एज अ फैक्टर, तब मेंडल्स के इस काम को ज्यादा सराहा नहीं गया। सही, मेंडल्स के काम के बारे में ज्यादा किसी को मालूमात नहीं थी, उस वक्त क्रोमोसोम सही से डिस्कवर नहीं हो पाया, तो इसीलिए मेंडल्स की मेहनत को, मेंडल्स के काम को ज्यादा सराहा नहीं गया। सही, बाद में फर्दर जब इसके ऊपर काम हुआ 90s में, मजीद कुछ यूरोपियन साइंटिस्ट आए, ठीक है, यूरोप के साइंटिस्ट आए, और उनमें से कुछ माहिर स्टूडेंट भी थे। जब उन्होंने मजीद रिसर्च की, मजीद डिस्कवरीज की, तो बाद में उन्हें ये बात समझ आई कि जो 90s में मेंडल्स ने 80s में, 90s से भी पहले
मेंडल्स ने जो डिस्कवरी की थी, जो स्टेटमेंट दिया था, वो बिल्कुल परफेक्ट था। ठीक है, बाद में इनके काम की बहुत ज्यादा जो है वो क्या हुई, मशहूर हुआ इनका काम, इनके काम से बहुत फायदा हासिल किया गया। सही। लेकिन 90s से पहले स्टूडेंट 80s में 80s के 1866 में मेंडल्स ने जो लॉ दिया था, वो लॉ तो बहुत अच्छा था, एक्यूरेट था, लेकिन इनके काम को इतना सराहा नहीं गया। इसके अलावा इन्हें खुद भी इतना आइडिया नहीं था कि ये क्रोमोसोम्स के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि नाम इन्हें नहीं पता था। अभी मुकम्मल तरीके से क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो क्रोमोसोम्स को उन्होंने मुतारिफ करवाया किस नाम से, फैक्टर्स के नाम से। उन्होंने इसका नाम रखा फैक्टर। उन्हें एक फैक्टर नजर आया सेल डिवीजन के दौरान। सही है, ये फैक्टर कब नजर आया उन्हें, सेल डिवीजन के दौरान नजर आया। उन्होंने ये महसूस किया कि हमारे पास जब सेल डिवीजन स्टार्ट होते हैं तो आपको एक सेपरेट जो है वो एक ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि यहाँ पे वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, रोल परफॉर्म कर रहे हैं। इसके ऊपर उन्होंने कुछ स्टेटमेंट भी दी, कुछ लॉ भी दिए। ठीक है, इस वजह से बेसिकली मेंडल्स को फादर ऑफ क्रोमोसोम्स कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही डिस्कवरी की थी। अब इनके जो बेसिकली लॉस थे, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इसको बाद में माना गया, बाद में अप्लाई किया गया। लेकिन जब क्रोमोसोम्स का नाम जो रखा गया और क्रोमोसोम्स की जो एक्चुअल डिस्कवरी हुई वो कब हुई, सो द डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम्स, वेल्टर फिलामिंग 1882। वेल्टर फिलामिंग ये बेसिकली एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे। अब ये इन्होंने ऑब्जर्व किया किसको, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन्होंने किस तरह देखा, हमारे पास एक बेसिकली स्पेशी लिया गया। इस डिस्कवरी के दौरान जो हमारे पास फिलामेंट थे, इन्होंने क्या किया, एक स्पेशली सेलेमेंडर लार्वा, उसके न्यूक्लियस में इन्होंने देखा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सेल डिवीजन के दौरान अपीयर हो रहा है। फिर उसमें मजीद कुछ कलर डाले गए, कलर के बाद वो स्ट्रक्चर मजीद विजिबल होने लगा, वाज़ेह होने लगा। ठीक है, तो उसको सेल डिवीजन के दौरान देखा गया और उसका नाम रखा गया क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स की सबसे पहली जो डिस्कवरी की गई थी और उसके ऊपर लॉ रखा गया था, वो तो 90s से भी पहले कर दिया गया था। बट 90s में और 90s के करीब करीब फिलामिंग ने क्या किया, मजीद ऑब्जर्व किया। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को, किसके न्यूक्लियस के अंदर, सेलेमेंडर लार्वा के न्यूक्लियस के अंदर उन्होंने देखा कि सेल डिवीजन के दौरान एक स्ट्रक्चर है जो कि अलग हो रहा है। ठीक है, और क्लियर विजिबल हो रहा है, तो उसका नाम उन्होंने रखा क्रोमोसोम। सही है। नाउ वेल्टर फिलामिंग के साथ मजीद कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1902 में और 90s के करीब, 90s के बाद ऑब्जर्व किया इसी क्रोमोसोम्स के बिहेवियर को, इसके बिहेव को, कि ये जो क्रोमोसोम्स हमें मिला है, डिस्कवर हुआ है, इसका जो बिहेवियर है, ये बिहेव कर रहा है लाइक अ मेंडल्स फैक्टर। तो इन्होंने फिर ये बात महसूस की कि भाई हमारे पास 90s से पहले एक साइंटिस्ट थे मेंडल, तो मेंडल ने जब बताया, फैक्टर दिया लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, तो उनके काम को इतना सराहा नहीं किया था। सही है। नाउ फर्दर हमारे पास जब कुछ साइंटिस्ट थे, एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, वेल्टर फिलामेंट, इन्होंने जब सेलमेंडर लार्वा के न्यूक्लियस में एक ऐसा स्ट्रक्चर देखा जो कि सेल डिवीजन के दौरान क्या हो रहा है, अपेयर हो रहा है सही से, और बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है। और उसके बिहेवियर को जब स्टडी किया मजीद कुछ साइंटिस्ट ने, तो उन्होंने महसूस किया कि इस क्रोमोसोम्स का जो बिहेव है, इस क्रोमोसोम्स की जो हरकत है, प्रॉपर्टीज है, लॉ है, ये जो ऑर्गेनल है, ये बहुत ज्यादा किससे मिल रहा है, फैक्टर्स से। किसके फैक्टर से, मेंडल्स के फैक्टर से। तो फिर ये बात क्लियर हुई कि क्रोमोसोम्स पहले ही डिस्कवर हो चुका था, जिसे मेंडल्स फैक्टर कह रहे थे। तो क्रोमोसोम्स का नाम किसने रखा, क्रोमोसोम्स का नाम रखा वेल्टर फिलामिंग ने। और क्रोमोसोम्स को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया, मेंडल्स ने डिस्कवर किया। इसीलिए बाद में मेंडल्स को जो है ना वो फादर ऑफ क्रोमोसोम्स कहा जाता है। सही। तो अक्सर स्टूडेंट सवाल करते हैं कि भाई वेल्टर जो फिलामिन है, इन्होंने जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था। सही है, लार्वा के जो सैलेमेंडर लार्वा है उसके न्यूक्लियस में इन्होंने कलर डाला और कलर से फिर क्रोमोसोम्स क्लियरली वाज़ेह हुआ। लेकिन फादर ऑफ क्रोमोसोम्स हम किसे कहते हैं, मेंडल्स को। तो ऐसा क्यों, क्योंकि सबसे पहले डिस्कवरी तो उन्होंने स्टार्ट की थी ना, और उन्होंने लॉ भी पेश किया था। सही है स्टूडेंट। अच्छा आगे देखो, आगे उन्होंने क्या क्या चीजें नोट की, वो जो बिहेवियर था उसमें क्या क्या चीजें थी। सबसे पहली, दे अकर इन पेयर,
ये पाए जाते हैं किसमें? पेयर्स में, क्रोमोसोम्स पेयर में होते हैं एंड दे सेग्रीगेट ड्यूरिंग मियोसिस। और सेल डिवीजन मियोसिस के दौरान ये सेग्रीगेट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। यानी दो डिफरेंट सेल में, एक स्पर्म सेल हो गया, एग सेल हो गया, इसमें स्पर्म में और एग्स में ये अलग हो जाते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने देखा ये सेग्रीगेट हो रहे हैं ड्यूरिंग मियोसिस। इसके अलावा दे असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, ये असॉर्ट करें इंडिपेंडेंटली, सही है, डिपेंडेंट नहीं है। तो ये तीन चीजें थी जो इन्होंने ऑब्जर्व की थी। नाउ स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं मेंडल्स के लॉ की स्टेटमेंट की, कि उन्होंने अपने लॉ की स्टेटमेंट में क्या कहा था, जो कि बहुत ही ज्यादा मैच हो रहा था हमारे पास फिलामेन की एक्सपेरिमेंट के बाद, ठीक है। इसके अलावा इसका एविडेंस क्या था, किस तरीके से प्रूफ किया गया था और किसने प्रूफ किया, इस पे बात करते हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट स्टेटमेंट ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी की, तो क्रोमोसोमल थ्योरी की जो स्टेटमेंट थी अकॉर्डिंग टू मेंडल्स, दैट इज जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। जीन्स जो है यानी जो हेरिडिटी मटेरियल है, जो मरूसी खुसूसियात है जो हमें पेरेंट्स से मिलती है, जो जीन्स है वो लोकेट करती है किसमें? क्रोमोसोम्स में। यानी तमाम हेरिडिटी मटेरियल क्रोमोसोम्स में मौजूद होता है। इसके अलावा एंड क्रोमोसोम्स आर द कैरियर ऑफ हेरिडिटी ट्रेट्स। क्रोमोसोम्स हेरिडिटी ट्रेट्स को, जो विरासत होती है या जो खुसूसियत है जो हमें पेरेंट्स से मिल रही है, उस हेरिडिटी ट्रेट्स को कैरी कर रहा है, उसमें ये इसके कैरियर्स है। इसके अलावा दे सेग्रीगेट एंड असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन के दौरान ये सेग्रीगेट हो जाते हैं, ठीक है। इसी को हम कहते हैं द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ असॉर्टमेंट, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें एविडेंस की, सो क्रोमोसोम्स बिहेवियर ड्यूरिंग मियोसिस, मियोसिस प्रोसेस के दौरान मैच किया गया था मेंडल्स लॉ को। यानी जो मेंडल्स ने अपना ये लॉ दिया था कि हमारे पास जो क्रोमोसोम्स है उसमें हमारा तमाम जीन्स लोकेटेड होता है और ये कैरियर्स होता है किसका? हेरिडिटी मटेरियल का, हेरिडिटी ट्रेट्स का। तो जब मियोसिस प्रोसेस हुआ तो उसमें इस चीज को क्लियरली वाजे किया गया, यानी जो मेंडल्स ने लॉ दिया था वो काफी मैच हो रहा था इससे, ठीक है। यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अच्छा, अब इस एविडेंस को और इस लॉ को आपस में प्रूफ किसने किया था? टी.एच. मॉर्गन्स वर्क ने। अब ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1910 में एक वर्क दिया था अपना, एक एक्सपेरिमेंट किया था ऑन फ्रूट फील्स यानी डोर्सोफिला। डोर्सोफिला के ऊपर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट ने प्रूफ किया था, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया गया था इस एविडेंस का, ठीक है। तो ये हमारे पास था स्टूडेंट बेसिक इंट्रोडक्शन एंड द डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी 90s से पहले की गई थी। किसने की थी? मेंडल्स ने की थी। मेंडल्स की डिस्कवरी की वजह जो थी ना, वो थी बेसिकली उन्होंने कुछ चीजें नोट की, कुछ चीजें ऑब्जर्व की थी, लेकिन उनके काम को इतना सराहा नहीं गया था, ठीक है। बाद में हमारे पास 80s में एक 90s के बाद एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने एक वर्क किया था सैलमेंडर लार्वा के ऊपर। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया था सेल डिवीजन के दौरान बेसिकली एक स्ट्रक्चर है थ्रेड लाइक जो कि अपेयर हो रहा है, उसपे कलर डाल के उसे मजीद विजिबल किया गया था और उसके बाद उसका नाम क्रोमोसोम्स रखा गया था। तो क्रोमोसोम्स का जो नाम रखा गया था वो फिलामेन यानी वेल्टर फिलामेन ने रखा था 1882 में, लेकिन जो हमारे पास डिस्कवरी हुई थी वो मेंडल्स ने 90 से पहले की थी, सही। तो ये चीजें आपने याद रखनी है, सही। इसके अलावा जो इनका लॉ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपसे पूछा जाता है। लॉ को बिल्कुल आपने विस्तृत तरह लिखना है जिस तरह दिया गया है, एक कॉमा या एक वर्ड भी आगे पीछे नहीं लिखना है, सही है। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे एविडेंस पूछा जाता है, सही, और क्रोमोसोमल थ्योरी इनहेरिटेंस की भी पूछी जाती है लॉन्ग में, सही है स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि ये जो प्रूफ दिया गया था एक्सपेरिमेंट की मदद से, इसका क्या तरीकेकार था और ये किस तरह प्रूफ साबित किया गया था। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।